हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 11 संविधान की मूल संरचना। तो इसके अंतर्गत हम लोग केशवानंद जो वाद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं एक अलग लेक्चर में, तो इस लेक्चर में हम लोग इसका रिवीजन करेंगे एक तरीके से। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है या नहीं, यही मसला था केशवानंद भारती वाद में। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत इस तरीके से होती है कि संसद प्रथम संविधान संशोधन लाता है जिसमें वो मूल अधिकारों में कुछ कटौती करता है, जैसे कि भूमि सुधार इत्यादि को लेकर। तो इस जो मामला होता है इसको याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं और ये शंकरी प्रसाद वाद के रूप में सामने आता है। तो शंकरी प्रसाद जो वाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। और इसमें एक चीज़ ये भी कही जाती है कि जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधियां परिभाषित की गई हैं उसमें सामान्य विधियां आती हैं, संविधान संशोधन इसमें नहीं आता है। तो एक चीज़ इसमें ये कही गई कि 13 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि नहीं आती है और आर्टिकल 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति सुप्रीम जो तुम्हारा संसद है उसके पास में है। तो ये दो पॉइंट कहे गए शंकरी प्रसाद वाद में। उसके बाद में 17वें संविधान संशोधन की वैधता की जांच करने के लिए गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास में ये मुद्दा फिर से पहुंचता है और गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद को मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती करने का अधिकार है, ना ही मौलिक अधिकारों को वापस लेने का अधिकार है। अर्थात ना तो संसद किसी फंडामेंटल राइट को शून्य कर सकती है, ना उसमें कटौती कर सकती है, ऐसा कहा गया गोलकनाथ वाद में। और इसमें कहा गया जो 13 के अंतर्गत विधियां परिभाषित हैं उसमें संविधान संशोधन भी आता है। तो ये था गोलकनाथ वाद। उसके बाद में गोलकनाथ वाद के निर्णय को शून्य करने के लिए संसद 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाता है और इसके माध्यम से आर्टिकल 13 और 368 में संशोधन किया जाता है और संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने तथा उसमें कटौती करने की शक्ति प्रदान कर दी जाती है। तो इस तरीके से इसमें कहा जाता है कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो विधियां आती हैं उसमें सामान्य विधि आ सकती हैं, संवैधानिक विधियां नहीं आ सकती हैं। फिर आर्टिकल 24 की वैधता की जांच करने के लिए ये मुद्दा फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और ये केशवानंद भारती वाद कहलाता है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो 24वां संविधान संशोधन है वो वैध है, साथ ही साथ वो एक मूल ढांचे की संरचना भी प्रदान करता है। इसके अंतर्गत कहा उसने कि एक संविधान का मूल ढांचा है जिसमें संसद जो है वो संशोधन नहीं कर सकती। तो इसमें इस तरीके से ये स्थापित हो गया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान की मूल संरचना में बदलाव करने की शक्ति संसद के पास में नहीं है और वो अन्य पहलुओं में बदलाव कर सकती है। और इसमें यह भी कह दिया गया कि जो 13 के अंतर्गत विधियां हैं उसमें संविधान संशोधन विधि नहीं आती है। ये निर्णय न्यायपालिका के द्वारा जो 13 सदस्यीय बेंच थी उसके माध्यम से दिया गया और इसमें 7-6 से ये निर्णय प्रदान किया गया कि जो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है वो 7-6 के निर्णय से प्रदान किया गया। 7 इसके पक्ष में थे और 6 इसके विपक्ष में थे। फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी वाद आता है 1975, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की पुनः पुष्टि की जाती है। इसमें जो 39वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1975 उसको रद्द कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से ये कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री है व लोकसभा अध्यक्ष है उसके चुनाव संबंधी जो विवाद होंगे वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इसको न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के विपरीत मानते हुए, क्योंकि ये संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, तो इसमें जो है इस निर्णय को रद्द कर देती है। अर्थात 39वें संविधान संशोधन को इंदिरा गांधी वाद में
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। फिर संसद के द्वारा 42वां संविधान संशोधन लाया जाता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि संसद की विधायी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, वो किसी भी संविधान के प्रावधान में संशोधन कर सकती है, किसी को भी न्यून कर सकती है, शून्य कर सकती है। ये सब बातें कही गई 42वें संविधान संशोधन में। फिर ये निर्णय मिनर्वा मिल मामला जो 1980 है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो न्यायिक समीक्षा है वो मूल संरचना का हिस्सा है और आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन की शक्ति तो है संसद के पास में, लेकिन वो इस ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। अर्थात न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता और संसद उन्हीं प्रावधानों में संशोधन कर सकती है जो कि मूलभूत ढांचे से बाहर हों। आगे चल के वामन राव मामला आता है 1981। उसके अंतर्गत कहा गया कि जो केशवानंद भारती वाद है वो 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो संविधान संशोधन है उन पर लागू होगा। अर्थात जो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है वो 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो संविधान संशोधन किए गए हैं उन पर लागू होगा। तो ये वामन राव मामले 1981 में कहा गया था। तो इस तरीके से केशवानंद भारती वाद में मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया। और ये क्या है मूल संरचना का सिद्धांत, इसको ना संविधान में व्याख्यायित किया गया है ना ही न्यायपालिका के द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। वो विभिन्न विभिन्न निर्णयों में इस मूलभूत ढांचे के तत्वों को उल्लिखित करते आया है, उसको बताते आया है। अगर हम लोग इसकी ब्रॉड एक लिस्ट देखें कि कौन कौन से तत्व मूल संरचना के तत्व हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। अर्थात संविधान की सर्वोच्चता को संसद समाप्त नहीं कर सकती संविधान संशोधन के माध्यम से। दूसरा है भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, गणराज्य है, इसकी प्रकृति को भी बदला नहीं जा सकता संसद के द्वारा। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, ये भी मूल संरचना का तत्व है। संघीय स्वरूप, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन। उसके बाद में आप संसदीय प्रणाली को देख सकते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता देख सकते हैं, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव को इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। संविधान संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति भी मूल संरचना का ही तत्व है। न्याय तक प्रभावी पहुंच, ये भी मूल संरचना का ही तत्व है। देखिए, आपको कुछ जो वाद हैं, कुछ निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके अंतर्गत जो आधारभूत ढांचे के तत्व बताए गए हैं उनको पता होना चाहिए। जैसे केशवानंद भारती मामले में संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, गणराज्यात्मक तथा लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का सेकुलर चरित्र, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, भारत की संप्रभुता एवं एकता, संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य इत्यादि जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूलभूत ढांचे के तत्व घोषित किए गए थे केशवानंद भारती मामले में। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट केस है मिनर्वा मिल्स वाद 1980 का। इसमें कहा गया कि संसद की संविधान संशोधन करने की सीमित शक्ति, न्यायिक समीक्षा और फंडामेंटल राइट तथा डीपीएसपी में संतुलन, ये भी मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। उसके बाद में एक और निर्णय इंपॉर्टेंट है जो कि है एस.आर. बोमई वाद 1994 का। एस.आर. बोमई वाद 1994। इसमें कहा गया संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, सामाजिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, ये सभी मूलभूत ढांचे के तत्व हैं। उसके बाद में एक केस और याद रखिएगा आप, ये 2007 का है, आई.आर. कोहेलो मामला। तो आई.आर. कोहेलो वाद जो है ये भी मूलभूत ढांचे से संबंधित है। इसके अंतर्गत कानून के शासन, शक्तियों के बंटवारे, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा और
समानता का सिद्धांत, ये सभी जो है मूलभूत संरचना के तत्व हैं, ऐसा कहा गया। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में मूलभूत संरचना के तत्वों को परिभाषित किया है और बताया है कि कौन कौन से तत्व इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ये लिस्ट फाइनल नहीं है, ऐसा आप याद रखिएगा। तो जो आगे आने वाले वाद हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ये लिस्ट आगे बढ़ा सकता है। तो अभी जितने भी हैं मेन में जो कि मूलभूत ढांचे के तत्व हैं वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। सो इस तरीके से हम लोगों ने लक्ष्मीकांत का भाग 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 11 चैप्टर हैं, वो हम लोगों ने देख लिया है पूरा। अब मंडे को हम लोग देखेंगे भाग 2, उसका पहला चैप्टर, अर्थात 12 चैप्टर जो नंबर है हमारा वो। तो इस लेक्चर में इतना ही है। धन्यवाद।